नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अक्षांश क्या है, लैटिट्यूड क्या है, तो हम लोग समझते हैं। जो अक्षांश जो है, अक्षांश मतलब होता है एंगल भी हम लोग कर सकते हैं। अक्षांश मतलब हम लोग समांतर रेखा भी करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जानते हैं ये जो अक्षांश है लैटिट्यूड है, आप लोग जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ अक्षांश है लैटिट्यूड, ये क्या है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ये है हमारे अर्थ यानी पृथ्वी के केंद्र से उसके जो बीचों बीच रेखा खींची हुई रहती है, उससे जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसी को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और अक्षांश के तौर पर अगर हम लोग अक्षांश क्या है अगर कहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। हमारे ग्लोब में अगर या मानचित्र में जो भी रेखा हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची हुई रहती है, उसी को हम लोग अक्षांश के बारे में जानते हैं। तो ये जरा देखते हैं। तो हम लोग ये मान लीजिए ये हम लोग का अर्थ है, ये हमारे अर्थ है। हम लोग जानते हैं अर्थ हमारी जियोइड शेप का होता है। तो जैसे हम लोग इसके बीचों बीच जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, इसको हम लोग 0 डिग्री लाइन भी कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेटर भी कर सकते हैं, इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कर सकते हैं, इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग विषुवत रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कर सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कर सकते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखा है, ये हमारे अर्थ को दो हिस्सों में, समान हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता है। जो दो समान हिस्सों में डिवाइड करता है, ऊपर है आपका नॉर्थ पोल, नीचे है आपका साउथ पोल। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो हमारे इक्वेटर है, ये अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग समझते हैं इधर है ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाने वाली जितने सारे भी काल्पनिक रेखाएं होती है, सब हम लोग का अक्षांश होता है। इक्वेटर भी क्या है? अक्षांश रेखा ही कहलाएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो अक्षांश रेखा है, कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? अक्षांश रेखा की दो रेखाओं के जो बीच की दूरी की कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो अक्षांश रेखा जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्योंकि हम लोग शुरू में ही समझ चुके हैं जो अक्षांश रेखाएं क्या है, आपका समांतर रेखाएं होती है। तो ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गया। इधर आपका मान लीजिए इसको मैंने दे दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया मान के चलिए आपका 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और इधर हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो हम सभी जानते हैं कि ये खास तौर पर जो रेखा यहाँ पर खींची गई है, इसके कुछ खास मायने हैं। क्योंकि इन रेखाओं को हम लोग अच्छी तरह से इसका नामकरण करते हैं, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या के बारे में अगर जानना चाहता हूं तो हो जाएगा, ये नॉर्थ में क्या हो जाएगा, एक डिग्री की एक अक्षांश होती है। तो एक डिग्री से अगर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है तो यहाँ तक आते आते कितने होगा? 90 अक्षांश हो जाएगा। नॉर्थ में हो जाएगा मेरा 90, और क्या हो जाएगा? साउथ में भी सिमिलरली उसी टाइप से एक डिग्री का अंतराल में जो रेखा खींची हुई रहती है, उसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो आपका साउथ में भी हो जाएगा, साउथ दक्षिणी तरफ भी हम लोग क्या हो जाएगा? 90 रेखाएं हो जाएगी।
और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा भी क्या है, वन टाइप ऑफ एटीट्यूड है, तो ये भी क्या है, अक्षांश रेखा है, तो ये मिला के हो जाएगा 1। तो टोटल जो हो जाएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या वो हो जाता है आपका 181। तो आप समझ गए होंगे कि 181 जो मैंने ले रहा हूँ ये किस टाइप से 180 हम लोग ले रहे हैं, ऊपर 90 नीचे 90 बीचों बीच वाला 1, इसीलिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 181। तो अभी समझते हैं हम लोग कि दो अक्षांश के बीच, दो अक्षांशों जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होता है, हमेशा समान होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए अक्षांश रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि दो अक्षांशों के जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होती है। इसके बाद आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि ये जो दो अक्षांश हैं, ये दो अक्षांश के जो बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वही जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की होती है, 111 किलोमीटर की होती है। यहां पर लिख देता हूं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि दो अक्षांशों के जो बीचों बीच वाला क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं आपका बीचों बीच वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग जानते हैं जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं, जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आप लोग अगर आपका क्वेश्चन आता है कि दो अक्षांशों के जो बीच में जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, जोन या कटिबंध के नाम से उसको जानते हैं। उसके बाद हम कहेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर की होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है, 181 होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होती है, तो लोग जानते हैं सबसे लंबी अक्षांश जो ये ग्लोब को दो हिस्सों में जो बांट रहा है यही सबसे लंबी अक्षांश, यानी सबसे लंबी अक्षांश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 डिग्री लाइन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ये विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ हमारा ये भूमध्य रेखा भी कहेंगे, भूमध्य रेखा भी कहा जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेटर भी कह सकते हैं, इक्वेटर भी हम लोग कह सकते हैं। ये सबसे लंबी अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, सभी को हम लोग सबसे लंबी अक्षांश के रूप में जानते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग ये जो लिए हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये खास मायने हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से इसका नामकरण किए हैं, हमारे भूगोलवेत्ताओं ने इसका नामकरण किया है इन रेखाओं का। तो ये जो है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये क्या है आपका आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और ये क्या हो जाएगा आपका, मकर रेखा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, मकर रेखा हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आपका, ये हम लोग कहेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त, यही नाम से जानते हैं। और ये तो हम लोग समझते ही हैं, ये है आपका विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है। तो चलिए ये जो खास लाइन है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग ये खास लाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो कहाँ पर है, आपका कर्क रेखा में, यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर हमारे इंडिया आपको इस टाइप से मैं अच्छा से इसको फिगर इस टाइप से बना देता हूँ मोटा मोटी समझने के लिए। हमारी इंडिया कहाँ पर है, कर्क रेखा में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड से ये जो रांची है इसका नगरी होते हुए जो ये रेखा गुजरी है, यही आपका कर्क रेखा है। साथ ही साथ मैं समझा देना चाहता हूँ
कि ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन की मध्य ही हम लोग का सूर्य का मूवमेंट होता है। हमारे सान का जो मूवमेंट होता है ये 3 लाइन, कौन कौन से लाइन? एक हो गया आपका 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, एक हो गया 0 डिग्री और एक हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ये 3 रेखाओं के बीच हमारे सूर्य का मूवमेंट होता है। तो ये 3 रेखाओं के बीचों बीच जो सूर्य का मूवमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे इधर वाले जो हिस्सा है और इधर वाले जो हिस्सा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हिस्सा है, उधर तो ठंडी रहेगी, इसीलिए ये ध्रुवीय प्रदेश के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इधर हम लोग का काफी ठंडा है, इधर हम लोग का आइस से आइस, बर्फ पे बर्फ हम लोग को नजर आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी लंबवत वहां पर जाती ही नहीं है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो सूरज का आपका मूवमेंट है ये किस टाइप से है, किस टाइप से है। तो ये 3 रेखाओं के बीच ही हमारे सूर्य का मूवमेंट जो होगा, हम लोग जानते हैं एक रेखा से दूसरे रेखा में, मतलब एक अक्षांश के दूसरे अक्षांश पे जाने में सूर्य को कितना टाइम लगेगा? टोटल कितना होता है? 12 माह का हम लोग का साल होता है। उसको अगर 3 रेखाओं से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 4 माह, यानी 4 माह, यानी 4 माह में एक रेखा से दूसरे रेखा पर हमारे सूर्य यानी शाम आ जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये जो सूर्य, मान के चलिए सूर्य मेरा यहाँ पर है, मान के चलिए आपका यहाँ सूर्य है, इससे लिखना, एक मिनट, मेरा सूर्य आपका यहाँ पर है, सपोज दैट मेरा सूर्य कहाँ है? यहाँ पर है अभी। तो ये जो है आपका सूर्य, ये क्या होगा? कर्क रेखा, 0 डिग्री लाइन और आपका मकर रेखा, यही 3 रेखाओं के बीच इसका मूवमेंट होगा। तो यहाँ मान के चलिए ये जो सूर्य रहता है, इसमें हम लोग का 22 मार्च को हमारा सूर्य कहाँ रहता है? आपका विषुवत रेखा पे लंबवत खड़ी रहती है। तो जब हमारे विषुवत रेखा पे लंबवत हो जाती है सूर्य, तो इस समय यहाँ पर क्या होगा? बहुत गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जैसे ही सीधी सीधी हमको हमारे ये ऊपर लगेगा तो क्या होगा? ज्यादा गर्मी लगेगी, यानी 22 मार्च को विषुवत रेखा पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे सूर्य का मूवमेंट होते चला जाएगा। किधर मूव करेगा? कर्क रेखा की ओर आ जाएगा। जैसे ही कर्क रेखा में जाएगा तो यहाँ से 5 से 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 21 जून को हमारे जो सूर्य है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? कर्क रेखा पे सीधा सीधे लंबवत आ जाएगा। कर्क रेखा पे हमारा सूर्य यहाँ पर आपका लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? आपके विषुवत रेखा से कर्क रेखा की जा रही है, तो कर्क रेखा पे जब जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का इंडिया में तब गर्मी हो जाती है, गर्मी पड़ती है 21 जून को। लेकिन ये भी आपको सोचने वाली बात है कि इंडिया में जो इधरे तक जा रही है, ऊपर तक आपका नहीं जा रही, इसीलिए जम्मू कश्मीर वगैरह जो एरिया है उसमें हमेशा ठंड रहती है। इसका कारण यही है कि सूर्य की लंबवत किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे उधर आपका ठंड रहती है, हमेशा ठंड रहते हैं। और इधर वाले जो साउथ वाला हिस्सा है, तो जानते हैं साउथ वाला हिस्सा में क्या होता है? हमेशा गर्मी पड़े, इसीलिए अधिकतर जो आदमी का रंग जो भी होता है साउथ वाले में काले नजर आते हैं। और आपका जम्मू कश्मीर वाले जो एरिया है उसमें आदमियों का रंग क्या होता है? गोरे नजर आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर कर्क रेखा से फिर पूछ के किधर आएगा? इधर आएगा। तो इधर आएगा तो मतलब विषुवत रेखा पे फिर आ जाएगा। धीरे धीरे जब यहाँ आ जाएगा कितना समय लगेगा? फिर 4 महीना का समय लगेगा। तो 4 महीना का समय लगेगा तो जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 23 सितंबर को हमारा इसमें आ जाएगा, आपकी विषुवत रेखा पे आ जाएगा। उसके बाद फिर भी तो रुकेगा नहीं, इसका तो मूवमेंट हमेशा जारी रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? जैसे ही 23 सितंबर से फिर आगे ये सूर्य हमारा बढ़ना शुरू करेगा। मान लीजिए आपका धीरे धीरे आते किसी में आ गया? मकर रेखा पे आ गया। जब मकर रेखा पे हमारा सूर्य का आना ये हो जाएगा, लंबवत में आ जाएगा, तब क्या होगा? तब हो जाएगा आपका मकर रेखा पे, ये यहाँ पर है, ये 22 मार्च और 23 सितंबर हुआ ना, 23 सितंबर, ये आपका किसका है? इक्वेटर का है। और उसके बाद धीरे धीरे जब मकर रेखा पे आ जाएगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को
हमारा सूर्य किस में आ जाएगा, लंबवत आ जाएगा, आपका मकर रेखा पे आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब मकर रेखा पे होंगे तो कर्क रेखा में क्या हो जाएगा, जब मकर रेखा पे हमारा सूर्य लंबवत रहेगा तो कर्क रेखा में ठंडा पड़ेगा, और जब कर्क रेखा में हमारा सूर्य लंबवत होगा तो मकर रेखा पे ठंडा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली है, स्पष्ट रूप से जाना जाता है। इसीलिए हम लोग जानते हैं ये जो 21 जून है, 21 जून को हमारे इंडिया में गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, और हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि 21 जून जो है ये क्या हो जाएगा, ये भारत में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा आपका 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। छोटा दिन क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। और अगर बात करते हैं कि दिन और रात समान कब होगी, तो 22 मार्च और 23 सितंबर। 22 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होगा ये क्या हो जाएगा, दिन और रात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, दिन और रात समान हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से हम लोग इसको ये किए, इसका सूर्य का जो आपको मूवमेंट है अच्छी तरह से समझ गए। तो हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती है समांतर होती है, फिर भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो ग्लोब टाइप का हम लोग लिए हैं, इसमें क्या है आपके इस टाइप से कार्व लाइन जैसे दिख रही है। तो इसमें क्या है, किसी भी अगर ग्लोब में अगर हम लोग कभी भी लाइन समांतर रेखा खींचना चाहेंगे तो हम लोग के इसी टाइप से दिखेगा, लेकिन दिखने में भले कार्व लगे, ये एक दूसरे पे क्या है, हमेशा समांतर है। यानी दो अक्षांशों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये क्या होता है, आपका समान होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे अक्षांश क्या है, अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, और कौन कौन से अक्षांश मेन है, उसके बाद सूर्य का आपका मूवमेंट क्या है। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, ये जो हम लोग का अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये क्या है कि ये अपने एक्सिस के साथ ये मान लीजिए इसका तल है, ये क्या है, ये मान लीजिए इसका तल है, तल। तो ये अपने तल के साथ और एक्सिस के साथ अलग अलग झुकी हुई है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये अपने एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री आपका झुकी हुई है। और अपने तल के साथ कितना, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोनों मिला के कितना हो गया आपका 90 डिग्री। इसीलिए अगर कहेगा यहाँ पर कि ये पृथ्वी अपने तल के साथ कितना डिग्री झुकी हुई है, तो हम कहेंगे 66.5 डिग्री झुकी। अगर कहेंगे पृथ्वी अपने अक्ष के साथ, एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री आपका झुकी हुई है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे अक्षांश के बारे में, इसके कर्क रेखा मकर रेखा बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।